हेलो इन्वेस्टर्स, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी मल्टीपैगर स्टॉक के बारे में जिसने अपने लिस्टिंग वाले डे ही 100% से ज़्यादा गेन दिया था और उसके बाद लगभग एक साल के अंदर ही ये लगभग 9 to 10 टाइम्स ही ग्रोथ दिया था। लेकिन उसके बाद स्टॉक करेक्ट होता जा रहा है और इसका रीजन कुछ नहीं है, क्या सकते इसका रीजन बस सेंटीमेंट है। इसके फंडामेंटल्स देखो तो कोई कम नहीं, फंडामेंटल इसके बढ़ते ही जा रहे हैं लेकिन स्टॉक प्राइस गिर रहा है। इसका मतलब क्या, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी की तरह है। इसका जो मैं आपको लिस्टिंग प्राइस बताऊँ, ये लिस्ट हुआ अपने लगभग 160-170 के प्राइस में और उसके एक साल के अंदर इसका जो प्राइस पहुंच गया तो वो लगभग 1500-1600 पहुंच गया, मतलब 8 to 9 टाइम्स इसने ग्रोथ की थी, जो कि जल्दी पॉसिबल नहीं होता किसी भी स्टॉक के लिए जब तक वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी कंपनी की पूरी फंडामेंटल के साथ साथ उसके सारे फाइनेंशियल और उसके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हर एक पॉइंट पे बात करेंगे जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए। ऐसे सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी एक इन्वेस्टर को जरूर पढ़ने चाहिए या कंसीडर करने चाहिए अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है हमारा हैप्पीएस्ट माइंड लिमिटेड। ये मेनली कह सकते हैं कि ये हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी जो है IT सर्विसेज यानी कि IT सर्विस प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी है। इसकी जो स्थापना है वो 2011 में की गई थी, लेकिन इसका जो IPO है वो 2020 सितंबर में आया था। अब हम इसके थोड़े बिजनेस की पॉइंट पे देखेंगे कंपनी करती क्या है। IT सर्विसेज में है तो IT सर्विसेज में क्या प्रोवाइड करती है, किस सेगमेंट में काम करती है और इसको रिवेन्यू कहाँ जनरेट होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो हम पहले इससे बिजनेस ओवरव्यू देख लें तो ये मेनली हम कह सकते हैं कंपनी ऑफर करती है IP और डोमेन एक्सपर्टीज को प्रोवाइड करते हैं अक्रॉस द सेट ऑफ फोकस एरिया, जिसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, टेस्टिंग एंड कंसल्टिंग सर्विसेज जैसी प्रोवाइड करते हैं। इनकी जो सोल्यूशन है ये मेनली फोकस करते हैं इन द एरिया ऑफ सिक्योरिटी वाले एरिया में ज्यादातर, जिसमें मेनली साइबर सिक्योरिटी में ज्यादा फोकस करते हैं। मोबिलिटी सोल्यूशन, एडिशनली कंपनी ऑथराइज पार्टनर है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े ग्लोबल नाम है टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, जैसे अमेजोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन सब के साथ कंपनी का अच्छा खासा टाइप है। काफी लंबे समय से इनके साथ इसकी पार्टनरशिप चली आ रही, मतलब काफी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट इनसे इसको मिलते रहते हैं। कंपनी का बिजनेस यूनिट्स को देखा जाए तो कंपनी जो पहला बिजनेस यूनिट है ये है इनका प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, मतलब PES। ये क्या है, ये जो इनका यूनिट है मतलब ये प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज। इसमें ये लोग क्या करती है, जो डिफरेंट कंपनीज होती है इनके लिए इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ऐसे कह सकते हो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हैं जिससे कंपनी का जो वर्क फ्लो है वो आसानी से हो सके, कंपनी काफी इफिशियंटली काफी वर्क कर सके। तो इसमें डिफरेंट दूसरे कंपनीज की मदद करते हैं। इसमें जैसे इंटीग्रेट मोबाइल, क्लाउड, सोशल टेक्नोलॉजीज इन सब को प्रोवाइड करते हैं। जो दूसरा इनका सेगमेंट आता है वो है इनका डिजिटल बिजनेस सर्विसेज। डिजिटल बिजनेस सर्विस मतलब इसमें ये क्या करते हैं, ये एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं, डिजाइन एंड आर्किटेक्चर देते हैं, कस्टम ऐप डेवलपमेंट देते हैं, पैकेज इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, ऑनगोइंग सपोर्ट सर्विसेज टू IT इनिशिएटिव। इसका मतलब ये है कि जितनी भी IT सर्विसेज होती है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उनको अगर अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या उनके जैसे बहुत सारे उनके कंप्यूटर होते हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उससे रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको रिपेयरमेंट में उसको सही करने में ये काम करते हैं। अगर किसी कंपनी के अगर कोई सॉफ्टवेयर खराब होता है, कोई कंप्यूटर खराब होता है तो ये इनको ही कॉन्टैक्ट करेंगे कि आइए हमारा ये चीज काम नहीं कर रहा, आप आके इसे सही करिए। तो दूसरा सेगमेंट इनका ये डिजिटल बिजनेस सर्विसेज। और तीसरा ये है कि इनका IMSS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज। मेनली सिक्योरिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये साइबर सिक्योरिटीज के एरिया में ज्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे अब इंटरनेट का पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो साइबर थ्रेट है वो भी बढ़ रहा है। तो साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में कंपनी काफी ज्यादा काम करती है, उस एरियाज में भी कंपनी की एक्सपर्टीज रखती है। कंपनी इसको अपनी सिक्योरिटी पर्पज से इन्हीं को चूज करते हैं। इसमें क्या ये डिलीवर इंटीग्रेटेड end-to-end इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी सोल्यूशन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लाउड, वर्चुअलाइजेशन, मोबिलिटी अक्रॉस द मल्टीट्यूड ऑफ इंडस्ट्री वर्टिकल एंड ज्योग्राफी। मतलब ये क्लाउड सर्विसेज जैसे होती है और मोबिलिटी अक्रॉस द मल्टीट्यूड ऑफ इंडस्ट्री वर्टिकल, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी जितनी भी कंपनीज हैं जो भी इनके क्लाइंट है उनको ये सारी सर्विसेज देते हैं। उनको साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग इन सब में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अभी जो FY24 में कंपनी ने अपना नया बिजनेस सेगमेंट जो लॉन्च किया वो इनका जनरेटिव AI बिजनेस यूनिट है। इसमें लोग क्या करते, जनरेटिव AI का मतलब क्या होता है, आजकल जब से ChatGPT आया वैसे AI बहुत ज्यादा ही मार्केट में आ चुके हैं। कंपनी अपने आप को इन सबसे पीछे नहीं रखना चाहती है, इसके लिए इन्होंने अपना एक जनरेटिव AI बिजनेस यूनिट लॉन्च कर दिया। इसमें क्या करते हैं, ये ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिससे जो जनरेटिव AI मतलब जैसे ऐसे ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिससे AI इमेजेस जनरेट हो, AI गेम्स
बन जाए, ऐसी चीजें ये डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, इनके जो सोल्यूशन ऑफर करते हैं वो जैसे ऐप राइज है, वो डिजिटल असिस्टेंट सेलिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, डेटा एक्सेल प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल कंटेंट ब्रोकर सोल्यूशन है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एज ए सर्विसेज, लोकेशन मोबाइल पर्सनलाइजेशन, MIDAS है, डिजिटल कस्टमर ऑनबोर्डिंग। ये सारी जो जितनी सर्विसेज है ये हमको इनमें ज्यादा एक एक वर्ड में जाने की जरूरत नहीं है। ये आप इतना समझ जाइए कि जितनी भी IT इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी ओवरऑल सर्विसेज है ये हर चीजें प्रोवाइड करते हैं काफी अच्छे लेवल पे, काफी अच्छा नाम है। और जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ टेक्नोलॉजी में क्या है, जैसे इनका एनालिटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटोमेशन है, क्लाउड है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट है, इंटरनेट ऑफ मतलब IoT जैसे कि हम जो नेटफ्लिक्स देते हैं ये सब IoT के अंदर ही आता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर देते हैं, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, ये सारा काम करते हैं। मतलब अगर आप जैसे तो TCS है, इन्फोसिस, इनको कुछ भी काम है, अगर इनको कुछ भी सही कराना है तो इनके पास ही जाते हैं। तो क्योंकि ये जानते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड इनका अच्छा खासा अपने मार्केट में नाम है, काफी एक्सपर्टीज ओन करते हैं। ये जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें काफी कह सकते हो, ऐसा नहीं करते ये लोग कि अगर इन्होंने कोई प्रोडक्ट बना दिया तो बस ऐसे फालतू में कोई प्रोडक्ट बना दिया और मार्केट में प्रोडक्ट पहले से, ऐसा नहीं करते ये लोग। ये ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो मार्केट में जल्दी किसी के पास नहीं होता और ये उस पर अपने एक्सपर्टीज ओन रखते हैं कि अगर उस रिलेटेड अगर आपने इस प्रोडक्ट को चूज करना है तो हैप्पीएस्ट माइंड ही उसका सोल्यूशन है, वरना कोई और है नहीं। इससे इनको काफी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। अब ये ब्रॉड सर्विसेज ऑफर में जैसे एजाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा मैनेजमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज, मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी, इन सब में जो पहले आपको बता चुका हूँ। अब सबसे पहली बात है इनके जब ये सर्विसेज किस किन इंडस्ट्रीज को देते हैं, जैसे जितनी भी ऑटोमोटिव सेक्टर वाली इंडस्ट्रीज होती है इनको अपनी सर्विसेज देते हैं, बैंकिंग, कस्टमर पैकेज गुड्स को, ई-कॉमर्स को, एजुकेशन को, पब्लिशिंग को, मैन्युफैक्चरिंग को, रिटेल को, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, ये सारे जितने भी सेक्टर है इनकी सर्विसेज यूज करते हैं। आप चाहे ऑटोमोबाइल ले लो, बैंकिंग ले लो, ई-कॉमर्स ले लो, हर जगह इनकी या ऐसी अपनी सर्विसेज इनको देते ही देते हैं। अगर मैं इनकी क्लाइंटेल की बात करूँ तो ये बहुत ज्यादा ही हेल्दी है। इनके पास लगभग अभी एक्टिव देखा जाए, एक्टिव देखे तो हम लगभग 244 मतलब 244 एक्टिव क्लाइंट है जिससे अभी भी ये बिजनेस कर रहे हैं। वो टोटल कह सकते हो इनमें से अगर हम बात करें 244 में, जो ऐसी 57 कंपनीज है इन 244 कंपनीज में, आप 244 जो मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब 244 कंपनीज इनके हैं। कोई इंडिविजुअल इनकी सर्विस नहीं लेता, इनकी सर्विस मेनली कंपनीज लेती है। तो इसमें जो 57 कंपनीज है वो फॉर्चून 2000 और $200 बिलियन कॉर्पोरेशन का पार्ट है। मतलब ऐसी, क्योंकि आप जानते हो जैसे फॉर्चून 2000 और फोर्ब्स 200 में ऐसी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं आ जाती, ऐसी कंपनीज आती जिनका अच्छा खासा अपना नाम होता है, जिन्होंने अपने आप का ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव करा होता है। तो आप खुद ही सोचिए कब कोई इतनी बड़ी बड़ी कंपनी अगर किसी छोटी कंपनी को इतना ज्यादा अपना कॉन्ट्रैक्ट देंगी तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी ना जिस वजह से लोग इतना ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, इनको अपना कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो रीजन क्या है? रीजन यही है कि इनके फंडामेंटल्स और इनके जो एग्जीक्यूशन है वर्क वो बहुत अच्छा है। और इसमें और सबसे अच्छी बात बताऊं तो इनका जो 88% है बिजनेस है वो रिपीटेड क्लाइंट है। मतलब अगर मैंने कोई सर्विसेज हैप्पीएस्ट माइंड से ली तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैं 88% फिर उन्हीं से अपनी सर्विसेज फिल लूंगा। तो मतलब अगर मैंने मैंने उनसे कह दिया कि मेरे लिए आप कोई एक ऐप डेवलप करो, उन्होंने मुझे कोई ऐप डेवलप करके दिया, आप मुझे दोबारा अगर किसी ऐप डेवलपमेंट में जाना है तो इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप हैप्पीएस्ट माइंड के ही पास जाओगे। इसी को हम रिपीटेड बिजनेस कहते हैं। और ये फाइनेंस में सबसे अच्छी बात तो यही है कि अगर किसी कंपनी के पास रिपीटेड बिजनेस सेम क्लाइंट से आ रहा है इसका मतलब उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जो भी प्रोडक्ट देते हैं वो काफी अच्छा है, लोग उसे रिकमेंड कर रहे हैं, उसे फिर परचेज कर रहे हैं। तो इससे इनकी कह सकते हैं एक अथॉरिटी बनती है मार्केट में, यार ये कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती है और ये इसके प्रोडक्ट सभी यूज कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। तो धीरे धीरे करते इनका और नाम बनता जाता है, जिसकी का फायदा इनको मिल रहा है। और जो 53% ऑफ द क्लाइंटेल है ये क्लाइंट्स इनके 5 साल से ज्यादा इनके पास कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब ऐसे क्लाइंट जो इनके साथ 5 साल से ज्यादा जुड़े वो लगभग 53% है, जो भी बहुत अच्छी बात है। इतना लंबे समय तक क्लाइंट को रिटेन कर पाना जल्दी बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर आपने थोड़ी भी सर्विसेज खराब करी ना तो क्लाइंट किसी और के पास चला जाएगा और आप अपना बिजनेस लूज कर दोगे। लेकिन अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है, कितने साल से आ रहा है, इसका मतलब आप में कुछ तो बात है। अब देखा जाए ये जो नंबर है ये और अच्छे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें अभी जो 90% बिजनेस आ रहा है इनके पास, जो 48% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ये ऐसे क्लाइंट है जो 5 साल से ज्यादा जुड़े हैं। और इनका जो एवरेज एक क्लाइंट से जो पैसा लेते हैं लगभग वो $8 लाख होता है। $8 लाख मतलब काफी अच्छा नंबर होता है कि मिनिमम अगर कोई क्लाइंट इनके पास आता है तो इतना फीस उससे चार्ज कर ही लेते हैं। और अगर आप इनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस देखोगे तो ये US में है, UK में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, नीदरलैंड में, सिंगापुर में, मलेशिया में है, दुबई। जितने भी बड़े देश हैं जो कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफी ज्यादा आगे हो गए हैं, वहाँ की बहुत बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज है वो इन्हीं से सर्विसेज लेती है। चाहे US की कंपनी हो, चाहे UK की हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, कनाडा की हो, नीदरलैंड की हो, सिंगापुर की हो, मलेशिया की हो, दुबई की हो, यहाँ की बहुत सारी कंपनीज इनसे ही सर्विसेज लेती हैं। ये इनके कुछ मैं फोटो में आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ इनके ऑफिसेज हैं, कहाँ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो कि कहाँ इनके ऑफिस है। जैसे यूरोप में देखा जाए तो इनके 3 ऑफिस,
ऑफिसेज हैं, दुबई में इनका एक ऑफिस है, सिडनी में एक ऑफिस है, यूएस में तो इनके 9 ऑफिस हैं। ये बहुत ज्यादा है, आप रोक के आप इसे पढ़ सकते हो। अब मैं बात करूँ इंडिया में लगभग इनके 7 ऑफिसेज हैं, 5 स्टेट से भी ज्यादा इनकी प्रेजेंस है और काफी हेल्दी है। आप ये सब पढ़ते जाना, आप खुद ही समझ जाओगे कि ये जो कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, किसी को भी आप दिखाओ, चाहे मैं हूँ या कोई भी अच्छा अगर कोई फाइनेंस का जानकार है, कोई भी इस कंपनी को ऐसा नहीं कह सकता कि ये फंडामेंटली वीक है। ये मैं जो इसको और अच्छे से प्रूव कर दूंगा जब मैं आपको इसके फाइनेंशियल पे जाऊंगा, तब आप मेरी बात पे जरूर भरोसा करोगे कि हाँ अंकित तुमने सही बताया, ये कंपनी फंडामेंटल बेसिस पे तो कोई से बाहर नहीं निकाल। कंपनी का रिवेन्यू ब्रेकडाउन देखा जाए Q2 FY24 के हिसाब से, इनका जो PES सेगमेंट है इससे लगभग 50% रेवेन्यू जनरेट होता है, DBS सेगमेंट से लगभग 27%, IMSS से लगभग 17% और अदर से इनका 6% रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर आप इनका हम जियोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्रेड देखें कि इंडिया से कितना रेवेन्यू आता है और बाहर से एक्सपोर्ट से कितना रेवेन्यू आता है, तो इसमें हमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि इंडिया कंपनी तो ज्यादातर इसका रेवेन्यू इंडिया जनरेट होता है, इंडिया से जनरेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कंपनी का लगभग जो रेवेन्यू 81% ऑफ जो रेवेन्यू है वो लगभग इनका हमारा एक्सपोर्ट से जनरेट होता है। मेनली अगर ये 100 रुपए कमाते हैं, इसका मतलब है ये जो 100 रुपए कमा रहे उसका 81 रुपीज ये बाहर से कमाते हैं और उसके बाद जो 19 रुपीज बचा वो इंडिया से आता है। तो इसका मतलब समझो ना, अगर दूसरे देश इस कंपनी से इतना ज्यादा सामान खरीद रहे हैं, इसका मतलब है ना कि कंपनी काफी अच्छी है, काफी स्ट्रॉन्ग है। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये कंपनी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। ये जो 81% ऑफ द रेवेन्यू उनका जो एक्सपोर्ट से जनरेट हुआ, उसमें आप देखते हैं कि दूसरे देश वाले इनसे कौन सी ज्यादा सर्विसेज ले रहे हैं। हम जानते हैं कि इनके मिली 4 बिजनेस सेगमेंट है, कौन से सेगमेंट से लोग ज्यादा इनसे सर्विसेज ले रहे हैं, उससे पता हमें पता चल जाएगा कि उस सेगमेंट में भी काफी ज्यादा एक्सपर्टीज है। इनका IMSS सेगमेंट उससे लगभग ये लोग 14% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, DBS सेगमेंट से 23% हो रहा है, PES सेगमेंट से लगभग ये हमारा 44% हो रहा है। इसका मतलब समझ लो ना, जो इनका प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज है ये बहुत ज्यादा ही काफी अच्छा है। जो ये ऐप डेवलप करते हैं, जो वेबसाइट बनाते हैं, जो भी कुछ दे रहे हैं, ये काफी टॉप नॉच देते हैं। और उसमें भी अगर मैं स्पेसिफिक कंट्री में चला जाऊँ तो ये USA से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। USA से इनका 70% रेवेन्यू जनरेट होता है, इंडिया से 50% और अदर से 15%। इनके प्रमोटर की तो बात ही नहीं है, उनके तो मैं भी आपको अभी लास्ट में आपको उनका डिस्क्रिप्शन भी दूंगा। इनके जो प्रमोटर है ना, उनका इतना ज्यादा अच्छा बैकग्राउंड है कि आप वो इससे पहले 2-3 कंपनीज पहले ही बना के उसे खड़ी कर चुके हैं, जिसमें उनका बहुत अच्छा नाम है। उन्होंने अभी ये कंपनी को रिसेंट में बनाया है। लगभग इसकी 7% प्रमोटर होल्डिंग प्लेज है, लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं। ये मैं मानता हूँ कि जो प्रमोटर प्लेज है वो अगर 20% या 30% से कम है तो इसका मतलब कंपनी हेल्थी है, क्योंकि प्लेजिंग बहुत सारे रीजन से हो सकती है। लेकिन यहाँ मुझे प्लेजिंग कोई भी ऐसा नहीं लगा कि कंपनी को कोई ऐसे कोई ड्रॉबैक नहीं मानूंगा। ठीक है, इतनी प्लेजिंग चलती है और धीरे धीरे वो और कम हो जाएगी। और मेनली जिन प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज वो अशोक सूटा है, जो कि मेनली इस कंपनी के फाउंडर है। अब मैं इस मैनेजमेंट की बात आ गई तो मैं आपको इसमें एक सबसे अच्छी खासियत बताता हूँ जो इस कंपनी की सबसे अच्छी खासियत है। जो मैंने आपको इससे पहले जो 4 सेगमेंट बताए थे ना, उसमें हर सेगमेंट के अपने CEO अलग है। जैसे जो अगर प्रोडक्ट वाला सेगमेंट है उसका कोई CEO अलग है, कोई अगर इंजीनियरिंग वाला है उसका सेगमेंट उसका CEO अलग है। मतलब उस सेगमेंट में वो काम करेगा, उस सेगमेंट में वो काम करेगा। इससे आप क्या समझ रहे हो, जो क्या कहते हो, जो इस कंपनी में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जो पावर दी गई बहुत हेल्दी लेवल बांटी गई। जिसकी जिस सेगमेंट में एक्सपर्टीज है उस एरिया में उसको CEO बना के उसको रख दिया गया। कोई फैसला लेना तो चारों लोग बैठते हैं और जो मेन और प्रोमोटर है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो सब बैठते हैं और ऐसे फैसला लिया जाता है। अब बहुत से लोग इसमें सोचेंगे यार अगर इतने ज्यादा आपने लीडर बना के रखे तो कंपनी की कोई भी डिसीजन लेने में डिले आएगा, लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ। इतने सालों से कंपनी बहुत अच्छा हेल्दी मेंटेन कर रही है, मुझे लगता है, और आगे भी काफी अच्छा हेल्दी मेंटेन करती रहेगी, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत अच्छे नाम है। आप जो स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हो, सबके अपने सेगमेंट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कर सकते कि कोई नया है जिनका एक्सपीरियंस नहीं है वो आके इनको बना दिएगा, ऐसा नहीं है। जितने भी हैं सबको अपने अपने एरियाज में एक्सपर्टीज हासिल है, सब अपने सेगमेंट में काफी लंबे समय से जुड़े हैं। और इनमें जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं वो है अशोक सूता जी। जो अशोक सूता जी है, इन्होंने क्या है, इससे पहले ये माइंडट्री के थे, लेकिन हमने जैसे देखा कि माइंडट्री का बहुत फोर्सफुली एक्विजिशन कर लिया गया, इसकी वजह से अब इन्हें माइंडट्री सेल करना पड़ गया। उसके बाद इन्होंने फिर क्या किया, 2011 में हैप्पीएस्ट माइंड को बनाया। ये मेनली ऐसी कंपनीज है जो कि 97% पूरी तरह डिजिटलाइज है। मतलब ये कंपनी ज्यादातर डिजिटलाइज ही है। ऐसा नहीं कि इसके जो आपको ज़्यादा बड़े बड़े ऑफिसेस मिलेंगे कि हेक्टेयर्स में इसके ऑफिस बने, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेनली ज़्यादातर डिजिटल ही कंपनी है, इसका सारा कुछ क्लाउड नहीं है। ये आप स्क्रीन पे बहुत सारे जब नेम है आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको कभी भी यानी कि आपको लगे कि यार इस कंपनी में कोई दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के बारे में भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको कंपनी की हर एक चीज बता दी। कंपनी रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है, किस एरिया में उसको ज्यादा रेवेन्यू आता है, किस एरिया में उसे कम रेवेन्यू आता है, और उसने अभी क्या नए सेगमेंट किस नए
नए सेगमेंट पे आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि जनरेटिव एआई में लोग अब अपने नाम बढ़ाते जा रहे हैं, और इसके प्रमोटर कैसे हैं, प्रमोटर के ऊपर कोई भी ऐसा कह सकते कोई भी केसेस नहीं चल रहा है, सब कुछ हेल्दी है। हमने इनके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर ली कि यार ये सब कुछ सही है, कंपनी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। अब मैं जो आपके इसके फंडामेंटल्स बताऊंगा, अगर आपको फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि हाँ अंकित इसके जो फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिए हाँ स्ट्रांग फंडामेंटल, और उसके बाद आप कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिएगा कि आपको इसमें बाय करना या नहीं करना। अगर ये आपके इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करे तो आप इसमें बाय मत करिएगा। लेकिन मेरा क्या काम, मैं आपको इस पर डेटा पॉइंट रख रहा हूँ, मैं कोई आपको इसमें कोई ऐसा नहीं बता रहा, मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ जो कि इसमें डेटा है, जो फैक्ट है, जो कि आप चाहे जिससे पूछें कोई भी से झुठला नहीं सकते। तो अब हम उसके फंडामेंटल से बात करेंगे। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कंपनी का लगभग जो प्राइस लगभग 830 मतलब 813 रुपए इसका करंटली प्राइस चल रहा है। इसकी मार्केट कैप लगभग 12,000 करोड़ की अभी भी कह सकती है, मिड कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी नहीं है। यानी कि इसका जो स्टॉक पी है वो हमारा 51 का है। आप इंडस्ट्री पी देखोगे तो 38 के आसपास का है, जो कि हल्का सा ओवर वैल्यू है, हल्का सा और हल्का वेट करेक्शन का कर सकते हो, शायद थोड़ी बहुत आ जाए, लेकिन इसका फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा, तो इतना ज्यादा कभी नीचे मेरे ख्याल से नहीं है। इसका जो ROCE है वो 22 के आसपास का है, ROE लगभग 21 का है, जो कि बहुत ही हेल्दी है। इसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज की है। इसमें जो FIIs की लगभग 5.31% होल्डिंग है, DIS की लगभग 2.85% होल्डिंग है, प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 44.2% है, पब्लिक की होल्डिंग लगभग 45.8% है, और जो कंपनी EPS जनरेट करती है लगभग 16.3 रुपीज की है। और हमने जैसे देखा था कि लगभग 8% की प्रमोटर होल्डिंग प्लेज है। इनका जो ऑल टाइम हाई लगभग 1600 के पास है, क्योंकि जैसे ही ये इसका IPO आया था, इसमें 8 से 9 टाइम से बहुत तेजी से ग्रोथ आई थी, तभी इसने ऑल टाइम हाई बनाया। इसका जो PEG रेशियो है वो लगभग 0.95 का है, जो कि काफी अच्छा है। अगर हम इसके टेक्निकल्स को देखा जाए, टेक्निकल्स अगर हम इसका 50 डे डेली मूविंग एवरेज देखें और 200 डे डेली मूविंग एवरेज देखें, ये दोनों के पास लिए आप कहोगे अंकित इसका मतलब बताओ। मैं इसका मतलब ये है कि अगर आप इसका जो प्राइस का मूवमेंट है वो लास्ट 50 डेज में क्या रहा है, लास्ट 200 डेज में क्या रहा है, उससे अभी भी नीचे ही चल रहा है, जो कि कह सकते हो काफी अच्छा है, मतलब अभी फेयर वैल्यू में। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर देखा जाए, इनकी जो सेल्स हैं आप देखते जाओ, लगातार सेल्स बढ़ी, कोई भी ऐसा एक क्वार्टर नहीं हुआ है जिसमें इनकी सेल्स कम हुई हो, लगातार सेल्स बढ़ती जा रही है। लेकिन इसी के साथ साथ इसका प्राइस जितनी समय इसका सेल्स बढ़ रही, रेवेन्यू बढ़ रहा, प्राइस गिरता जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगातार बढ़े, ऐसा नहीं हुआ कि एक भी बार कम हुए, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी ज्यादा हेल्दी मेंटेन करते हैं, 20% के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना बहुत अच्छी बात होती है। इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी लगभग लगातार बढ़ता जा रहा है, इनका नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जो भी बिजनेस कर रहे हैं उससे इनके पास पैसा आ रहा है, मतलब पैसा बना रहे, जो भी बिजनेस कर रहा है उससे पैसा आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इनकी जो EPS है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और मैं आपसे भी रिकमेंड करूंगा कि 12 अगस्त को इनका लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं, जो कि आप चेक करेगा। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही हेल्दी आने वाले हैं, और उनका क्वार्टरली रिजल्ट फिर भी अच्छा ही आएगा, लेकिन एक बार आप जरूर चेक करिएगा। आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखिए 2019 से 2019 में इनकी सेल्स क्या थी, 590 करोड़ थी, फिर 20 में 21, 22, 23 लगातार बढ़ती गई है। ऐसा एक बार में भी सेल्स कम हुई है, मतलब हमें एक लीनियर ग्रोथ अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि हाँ सेल्स तो बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी जहाँ पहले 9% था अब वो 21% हो गया, जो कि बहुत अच्छा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगातार बढ़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, जहाँ 13 करोड़ था 2019 में, अब वो 2024 में 335 करोड़ हो गया। मतलब आप कह सकते हो ये 25 टाइम की ग्रोथ से ज्यादा है। कंपनी लगातार टैक्सेस को भी पे कर रही है, कंपनी का नेट प्रॉफिट काफी तेजी से बढ़ा है, जहाँ 2019 में 14 करोड़ था, अभी 2024 में लगभग कह सकते हो 17-18 टाइम्स का मल्टीप्लाई करके 248 करोड़ का अब इनके पास नेट प्रॉफिट आ रहा है। इनकी EPS भी काफी अच्छे लेवल पे बढ़ी हुई, जहाँ 2019 में ये लगभग 3.82 रुपीज की थी, अब 2024 में 16.31 रुपीज की है, जो कि बहुत अच्छा है। कंपनी अब थोड़ा बहुत डिविडेंड भी पे करने लगी है। अगर आप इसके 5 साल की सेल्स कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखो जो 22% है, जो कि बहुत हेल्दी, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखो 5 साल का जो 55%, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और इसका 5 साल का स्टॉक प्राइस CAGR नहीं है, क्योंकि अभी IPO को लिस्ट हुए बहुत कम टाइम हुआ है, तो हमें अभी इसमें हम ये तो स्टॉक प्राइस CAGR निकाल नहीं सकते, और जब से प्राइस लिस्ट हुआ उसके बाद तो गिरा ही है। इसका अगर आप 5 साल का ROE देखो जो कि 30% है, जो कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कंपनी भी 30% का ROE मेंटेन नहीं करवा। बैलेंस शीट देखें, इक्विटी कैपिटल मतलब शेयर जल्दी कोई बोनस और डिविडेंड नहीं आया, कोई स्क्रिप्ट नहीं आया, कंपनी के शेयर उतने कांस्टेंट है, लेकिन कंपनी के रिजर्व बहुत अच्छे लेवल पे बढ़े। आपको देखिए जहाँ 2019 में -94 करोड़ थे, अब वो 2024 में 750 करोड़ है। आप खुद ही लगा सकते हो कितने अच्छे लेवल इन्होंने अपने रिजर्व्स को बढ़ाया है। इन्होंने अपनी बोरिंग्स भी थोड़ी बहुत बढ़ी है, लेकिन अब बोरिंग्स इतना कोई मैटर नहीं है इनका। बोरिंग्स मिली शॉर्ट टर्म बोरिंग इनके पास है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी और भी कम है। इनकी फिक्स एसेट संख्या बहुत अच्छे से बढ़ी है, ये काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। कैश फ्लो लगातार इनका पॉजिटिव है,
कैश फ्लो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। इससे हमें पता चलता है कंपनी जो बिजनेस करती है क्या उससे पैसा आ रहा है, जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो भी करते हैं क्या पैसा बना रहे हैं। हम इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है कि क्या ये पैसा बना पा रहे हैं कि नहीं। अगर ये चाहे जितना अच्छा बिजनेस करे, अगर इनके पास खुद पैसा नहीं आ रहा तो ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम देख सकते हैं कि लगातार पैसा इनके पास आ रहा है, तो मतलब ये सस्टेन तो करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखा जाए तो अभी लगभग प्रोमोटर के पास 54% की शेयर होल्डिंग है, FIIs की 5% है, AIs की लगभग 2.85% की और पब्लिक के पास 45.82% की प्रोमोटर होल्डिंग है, जो कि कह सकते हो अच्छा हाँ होता ही है कि स्ट्रॉन्ग हैंड के पास अभी भी ज्यादा शेयर अभी भी है, जो कि अच्छी बात है। ये था हमारा हैप्पीएस्ट माइंड का पूरा फंडामेंटल से लेके हर एक चीज। मैंने आपको टेक्निकल भी बताया, मैंने आपको इसके फंडामेंटल्स पे पूरे ओवरव्यू दिया। फंडामेंटल ओवरव्यू नहीं, मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि आप कहाँ पे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आप चाहे तो सारा डेटा आप नेट से वेरीफाई कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी डेटा अपने मन से बना। ये सारा डेटा आपको नेट पे आपको स्क्रीन में मिल जाएगा, आप जाके इसे वेरीफाई डे टू डे कर सकते हो। तो इतना सब देखने के बाद ये तो हम कह सकते हैं कि हाँ कंपनी काफी अच्छी है, काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं आपको एक एज डिस्क्लेमर आपको जरूर बताऊंगा कि आपको मेरे बताने से ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि मैं आपको कोई स्टॉक बाय या सेल की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। मेरा काम क्या है, मैं आपको एज ए इन्वेस्टर स्टडी कर रहा हूँ खुद। मैं ये जो कंपनी खुद स्टडी करता हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैंने जिस पॉइंट कंसीडर किया, मुझे क्या सही लगा, मैंने वो आपको बता दिया। अब आप इसमें क्या सोचते हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन अगर आप ओवरव्यू लो, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, कंपनी काफी अच्छा है, काम कर रही है, काफी अच्छे लेवल में, काफी इनकी डिमांड रहेगी ही रहेगी, काफी अच्छा बिजनेस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड उनकी सोच है, लगातार इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। जितने भी प्रमोटर है काफी अच्छा इंडस्ट्री उनका एक्सपीरियंस है। तो अभी भी हम कह सकते हैं जब से इसका स्टॉक प्राइस लिस्ट हुआ है तब से ये गिरता ही जा रहा है, जो कि कह सकते हो रेवेन्यू बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस गिरता जाती है। एक अपॉर्चुनिटी तो होता है ना, हम लोग इसे इन्वेस्टमेंट एक अपॉर्चुनिटी की तरह कंसीडर करते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि कोई कंपनी है अच्छा काम करते रहे, रेवेन्यू बढ़ते रहे, प्रॉफिट आता रहे, लेकिन आपका शेयर प्राइस गिरता रहे, इसे अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। तो आज की वीडियो यही तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच वीडियो। और चलते चलते मैं भी बताऊंगा इसका जितना भी एनुअल रिपोर्ट है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, कौन कॉल, इस सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो मेरी PDF है जो मैंने खुद बनाई, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसे जरूर आप चेक कर लीजिएगा। तब तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।